इस देश की सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिडिल क्लास आम आदमी, एक वक्त इनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी एम्बेसडर कार। अगर सड़क पर सफेद एम्बेसडर दिख जाए तो मतलब कोई व्यापारी या नेता सवार होगा, वही सफेद पर लाल बत्ती लगी हो तो कोई बड़ा अधिकारी होगा, ब्लैक है तो आर्मी ऑफिसर और अगर काली पीली है तो आम लोगों की टैक्सी। 1980 से 1981 के दौरान एम्बेसडर के पास इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का 71% मार्केट शेयर था, पर 2014 तक आते आते ये ड्रॉप होकर 0.12% पर आ गया और उसके बाद से तो यह कार दिखना ही बंद हो गई। तो एक टाइम पर इंडियन मार्केट में राज करने वाली एम्बेसडर कार का इतना बुरा हाल कैसे हुआ और आखिर ऐसी क्या वजह है कि 2014 में कंपनी को इसका प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ गया। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 1800 के दौरान दुनिया के कई देशों में कार्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जबकि इंडिया इस ट्रेंड से कोसों दूर था। फिर आया 1892 में एक महाराजा और पंजाब के फार्मर सीएम अमरिंदर सिंह के दादाजी भूपेंद्र सिंह ने पहली कार को इंपोर्ट कराया, जो कि फ्रेंच मेड डी डियोन बॉटम थी। इस तरह पहली बार इंडियंस ने कार नाम के चीज को सड़कों पर दौड़ते देखा, जो एहसास दिलाता था कि दुनिया कितना आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद आया साल 1897 में ग्रीव्स कंपनी का बॉस हुआ करता था, उसने भी एक दूसरी कार को इंपोर्ट कराया और इसके अगले साल यानी 1898 में रतन जी टाटा कार खरीदने वाले पहले भारतीय बिजनेसमैन बने। इसके बाद धीरे धीरे कई और राज परिवारों और बड़े बिजनेसमैन का नंबर आता गया, लेकिन उस वक्त कार सिर्फ राजा महाराजा या बड़े व्यापारियों के दरवाजों की ही शान हुआ करती थी। बाकी के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन, बैल या घोड़ा गाड़ी जैसे साधनों पर ही डिपेंडेंट थे। 1926 में फोर्ड ने इंडिया में अपनी सब्सिडी कंपनी फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। इसके 2 साल बाद यानी 1928 में जनरल मोटर्स ने भी इंडिया में एंट्री ले ली और अपनी कार्स, ट्रक्स और बसेस को असेंबल करके बेचना शुरू कर दिया था। उस दौरान बहुत से ऐसे इंडियंस थे जो इन कार्स को ऑन तो करना चाहते थे, लेकिन ये विदेशी व्हीकल्स इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी कि ये उनके बजट के बाहर की चीज हो जाती थी। उसी दौरान एक इंसान इन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही डीप आइडेंटिफिकेशन करके एक कंपनी को एस्टेब्लिश की जाए। अब इस काम में सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि उन्हें इस सेक्टर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज या हाई लेवल की इंजीनियरिंग थी जिनकी मदद से कार के इंजन या बाकी के पार्ट्स को बनाया जा सके। थोड़े समय बाद उन्हें समझ आने लगा कि उन्होंने एक ऐसा सपना देख लिया है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में उनकी मुलाकात मॉरिस मोटर्स के फाउंडर लॉर्ड नेफिर से हुई, जो उस समय कार्स को इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे और ये बड़े बड़े रईसों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। उनसे मुलाकात के बाद बीएम बिरला को समझ आया कि उनके जरिए वो अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मॉरिस मोटर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर का प्रस्ताव रखा, जिसे लॉर्ड नेफिर ने एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से आजादी के 5 साल पहले यानी 1942 में इंडिया की पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की नींव रखी गई। गुजरात के ओका पोर्ट के करीब एक छोटा सा असेंबली प्लांट खोला गया, जहां से इन विदेशी कार्स को असेंबल करके बेचा जाने लगा। बस यही वो कदम था जिसने देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर की नींव रखी थी। लेकिन बीएम बिरला का सपना सिर्फ दूसरी कंपनीज की कार को असेंबल करना नहीं था, बल्कि वो सभी इंडियंस को एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी देना चाहते थे। मगर ऑटो सेक्टर का एक्सपीरियंस न होने की वजह से इस ख्वाब को पूरा करना आसान नहीं था। ऊपर से 1945 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की नींव भी रखी जा चुकी थी। साथ ही इसी साल जे.आर.डी. टाटा ने भी टाटा मोटर्स की स्थापना की, जो कि हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड के लिए एक कॉम्पिटिटर की तरह थी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश जारी रखी। 1948 में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को वेस्ट बंगाल के उत्तर बारा में शिफ्ट कर दिया, जहाँ 1948 में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई। इसका नाम था हिंदुस्तान 10। इस कार में 10 हॉर्स पावर की कैपेसिटी थी और इसलिए इसका नाम भी 10 दिया गया था। एक्चुअली यह ब्रिटिश कार मॉडल मॉरिस 10 पर बेस्ड थी, जो उस समय यूके में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी और यहीं से हिंदुस्तान मोटर्स की इंडियन मार्केट में कार मैन्युफैक्चरिंग करने की जर्नी शुरू हुई। हिंदुस्तान 10 के बाद इस कंपनी ने नंबर 14 को इंट्रोड्यूस किया, जो मॉरिस ऑक्सफोर्ड एमओ से इंस्पायर्ड थी। ये कार मार्केट में काफी पॉपुलर हुई। उस समय हिंदुस्तान 10 एंड हिंदुस्तान 14 को लेकर लग्जरी कार माना जाने लगा
लगा था, जिसे राजा महाराजा, व्यापारी या अंग्रेजों के द्वारा यूज किया जा रहा था। इसके बाद इस कंपनी ने बेबी हिंदुस्तान को लॉन्च किया, जो अगेन मॉरिस माइनर पर बेस्ड थी, लेकिन बाकी कार्स की तरह स्पेशियस ना होने की वजह से लोगों ने इसे कुछ खास पसंद नहीं किया। इस वजह से यह कंपनी इसको रीडिजाइन करने की कोशिश में लग गई। हालांकि इन सभी कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ। अब बेबी हिंदुस्तान भले ही मार्केट में फेल हो चुकी थी, मगर इनके दूसरे बेहतरीन कार्स की वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में हिंदुस्तान मोटर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन चुका था। 1954 में इस कंपनी ने मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 से इंस्पायर्ड होकर हिंदुस्तान लैंडमास्टर को लॉन्च किया, जो हिंदुस्तान 10 और हिंदुस्तान 14 की तरह काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि इसमें कंपनी ने उन सभी कमियों पर काम किया था जो बेबी हिंदुस्तान में देखने को मिली थी। इसी साल यानी 1954 में ही हिंदुस्तान लैंडमास्टर एक बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जरियस कार थी, जिसका जीप से कोई मैच ही नहीं होता था। मगर इतनी सफलता और कई बेहतरीन कार्स को लॉन्च करने के बाद भी बीएम बिरला खुश नहीं थे, क्योंकि उनका अफोर्डेबल कार बनाने का सपना अभी भी अधूरा था। अब तक उन्होंने जिन जिन कार्स को मार्केट में उतारा था, रिसोर्सेस ना होने की वजह से उनकी बहुत सारे पार्ट्स को बाहर के देशों से इम्पोर्ट कराना पड़ रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी इन कार्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, जो आम आदमी के पहुंच से कोसों दूर था। इसलिए वह जल्द से जल्द एक ऐसी कार को प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसकी हर कोई सवारी कर सके। इसलिए हिंदुस्तान लैंडमास्टर को लॉन्च करने के 3 साल बाद ही हिंदुस्तान मोटर्स ने एक ऐसी कार मॉडल को लॉन्च किया जिसने उनके सपने को तो पूरा किया ही था, साथ ही साथ यह कार अगले 5 दशक तक इंडियन रोड पर राज करती रही। इस कार का नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिसे न जाने कितने भारतीयों की इमोशंस जुड़ी हुई है। इसे पहली बार साल 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बाद में मार्क 1 के नाम से जानी जाने लगी। यह कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड थी और हिंदुस्तान लैंडमास्टर का एक अपडेटेड वर्जन था। सबसे कमाल की बात यह थी कि एम्बेसडर उस वक्त इंडिया की पहली डीजल कार बनी थी और यह एकमात्र ऐसी कार थी जिसका फुल प्रोडक्शन इंडिया में ही किया जा रहा था। इस कार के लॉन्च होती इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में तहलका मच गया, क्योंकि एक तो इसे काफी स्पेशियस बनाया गया था, साथ ही इसका प्राइस मात्र 14,000 था। इसके बाद इस कंपनी ने जनवरी 1962 में एम्बेसडर के सेकंड मॉडल मार्क 2 को लॉन्च किया, जिसमें मार्क 1 के मुकाबले टेल लैम्प, ब्रेक लैम्प और इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे। इस सफलता को देखते हुए 1975 में इस कंपनी ने मार्क 3 को लॉन्च किया, जिसे स्पेशली मॉडर्न फील देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस साल 1979 में हिंदुस्तान मोटर्स ने मार्क 4 को मार्केट में उतारा, जो शुरुआत में सिर्फ गवर्नमेंट यूजर्स या टैक्सी के लिए ही अवेलेबल थी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ने डीजल ऑटोमोबाइल्स की प्राइवेट ओनरशिप को बैन कर दिया था। इसके बाद 1990 में एम्बेसडर नोवा और 1992 में एम्बेसडर 1800 क्लासिक को इंट्रोड्यूस किया गया। उस दौरान एम्बेसडर को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से लेकर मिडिल क्लास लोगों के बीच ये सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई थी, क्योंकि अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये इंडिया की टूटी फूटी सड़कों पर भी स्मूथ चला करती थी। इस सब के अलावा एक और चीज जिसने इस कार की सेल को बूस्ट किया था वो था इजी मेंटेनेंस, क्योंकि अगर इसमें कोई छोटी मोटी खराबी आ जाती थी, कोई भी बेसिक नॉलेज वाला मैकेनिक इसे आसानी से ठीक कर सकता था। इस वजह से प्रीमियर मोटर या स्टैंडर्ड मोटर जैसी कंपनी के लाख एफर्ट्स के बावजूद एम्बेसडर की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आ सकी। एम्बेसडर इतना वाइडली यूज किए जाने लगा कि 1980 से 21 के दौरान इसने 71% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया था और ये इंडियन रोड का किंग कहा जाने लगा था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब पॉसिबल हुआ कैसे? क्या हिंदुस्तान मोटर्स की कार बाकी के ब्रांड से वाकई इतनी अच्छी थी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके 71% मार्केट शेयर के पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का काफी बड़ा रोल रहा था। जैसे कि 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ कमीशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसके जरिए फॉरेन कंपनी से कार इंपोर्ट कराने पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता था कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती थी। साथ ही सरकार ने उन सभी कंपनीज को इंडिया में अपने ऑपरेशन को रोकने के लिए कह दिया था, जो यहाँ पर सिर्फ अपने कार्स को असेंबल कर रही थी। इससे लोकल बिजनेसेस को तो फायदा मिला ही, साथ ही फोर्ड और जनरल मोटर्स को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा, जिस वजह से हिंदुस्तान मोटर्स को फॉरेन कंपनी से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं मिल सका और इस तरह से इसे फ्री में ही एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस मिल गया। लेकिन जब 1957 में एम्बेसडर को इंट्रोड्यूस किया गया तो यह मार्केट में बहुत ही ड्रामेटिक चेंज लेकर आई। इस कार के सफल होने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला है प्राइम। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि फॉरेन कार्स पर सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी, इसलिए हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसे में जब हिंदुस्तान मोटर्स ने मात्र 14,000 में अपनी कार को लॉन्च की तो बहुत से लोगों को लगने लगा कि वो भी रईसों की तरह अपनी कार के मालिक बन सकते हैं। इसके अलावा एम्बेसडर का डिजाइन विदेशी एक्सपेंसिव कार से काफी
काफी सिमिलर था, इसलिए लग्जरी वाइब्स भी देती थी। इन सब से हटकर इस कार को नेताओं की वजह से एक अलग लेवल की पहचान बनी, क्योंकि चाहे MP हो या MLA, CM हो या PM, हर कोई एम्बेसडर का ही यूज किया करता था। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी एम्बेसडर से ट्रेवल करना काफी पसंद था। उस दौरान इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, सभी अपने कार्यालय के दौरान एम्बेसडर का ही यूज किया करते थे, जैसे कि PP नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुर्जर और अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए एम्बेसडर की बिकी हुई टोटल कार्स में लगभग 16% कार्स तो अकेले ही गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास थी। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हैवी टैक्सेस की वजह से यहाँ फॉरेन कंपनीज को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल बनता है कि उस दौरान टाटा और महिंद्रा क्या कर रहे थे? क्या वो हिंदुस्तान मोटर्स से कम्पीट नहीं कर पाए? तो इसका पहला रीजन था कि जिस समय हिंदुस्तान मोटर्स अपनी कार्स को प्रोड्यूस कर रहा था, उस समय दोनों ही कंपनीज ट्रक्स और जीप्स बनाने में लगी हुई थी। वहीं जब गवर्नमेंट ने इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए टैरिफ कमीशन को इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें कई ऐसी पॉलिसीज भी थी जिसने खुद इंडियन कंपनीज की ग्रोथ को रोक दिया था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के बिजनेस को चलाने के लिए हजारों तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे, जिसे गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट इश्यू करता था। और उस दौरान करप्शन इतना ज्यादा था कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट से ही लाइसेंस लेने में सालों बीत जाते थे। लेकिन नेहरू गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से हिंदुस्तान मोटर्स को इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और बिना किसी रुकावट की ये कंपनी लगातार अपने मार्केट शेयर को एक्सपेंड करती चली गई। अब सवाल है कि 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ कि एम्बेसडर की पॉपुलैरिटी कम होने लगी और कंपनी को अपना प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दोस्तों 1980 के दौरान इंडियन मार्केट को सेमी ओपन कर दिया गया था। इसके बाद मारुति सुजुकी ने गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। 14 दिसंबर 1983 के दिन इस कंपनी ने मारुति 800 को लॉन्च किया, जिसका दिल्ली के अंदर प्राइस था मात्र 52,500 रुपए। वहीं एम्बेसडर का प्राइस तब तक 70,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। ऐसे में एम्बेसडर कार अब लोगों के लिए सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं बची थी। साथ ही जब मारुति ने मारुति 800 को लॉन्च किया था, तो ये इंस्टेंट हिट साबित हुई और लोगों के बीच इसे खूब ज्यादा सहारा गया। जब मार्केट में मौजूद प्रीमियर एम्बेसडर या बाकी कार्स के प्राइस बढ़ते जा रहे थे और इनके कस्टमर सिर्फ अमीर लोग ही हुआ करते थे, ऐसे सिनेरियो में मारुति सुजुकी ने मिडिल क्लास को टारगेट करने की सोची। इसका असर ये हुआ कि 1980 में जहाँ केवल 30 से 40,000 कारें बिक पा रही थी, 1987 में ये नंबर बढ़कर 1,50,000 यूनिट्स हो गए। जब 9 अप्रैल 1983 को मारुति ने बुकिंग्स ओपन की, तो 2 लाख लोगों ने 10,000 रुपए का एडवांस पेमेंट देकर प्री बुकिंग करा ली थी। अब हिंदुस्तान मोटर्स ने एक बड़ा फैसला लिया और आइसुजू के साथ एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की, जिसके बाद 1984 में इसने हिंदुस्तान नाम की कार को लॉन्च किया। इस कार में मॉडर्न लुक के साथ साथ कई बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी प्राइसिंग। इस कार का इनिशियल प्राइस 1,10,000 रुपए था, जिसमें मारुति की गिरती हुई रेपुटेशन को इसने काफी हद तक संभाल लिया था। 1990 तक इस कंपनी के हालात ठीक ठाक थे, पर जैसे ही 1991 की शुरुआत हुई, मानो लगभग हर इंडियन कंपनीज अपने पूरे दौर से गुजरने लगे, क्योंकि 1991 में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई थी, जिसकी वजह से विदेशी कंपनीज को इंडिया मार्केट में एंटर करने का मौका मिल गया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर हुंडई, फोर्ड और टोयोटा जैसे ब्रांड्स ने पेड़ जमाना शुरू कर दिया था। उनकी बेहतरीन एंड इनोवेटिव कार्स की वजह से एम्बेसडर की डिमांड काफी कम होने लगी। वैसे डिमांड कम होने के पीछे एक और रीजन ये भी था कि लंबे समय तक एम्बेसडर ने मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई थी, जिसके चलते हुए उसे लगने लगा था कि मार्केट हमेशा ऐसे ही रन करेगी। इसलिए इनोवेशन के नाम पर उसने कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं किए और दशकों तक यह कंपनी एक ही तर्ज पर गाड़ियां उतारती चली गई। लेकिन अब लोगों की पसंद बदल चुकी थी। पहले वो कार को सिर्फ आने जाने के लिए एक साधन के रूप में देखा करते थे, पर बदलते वक्त के साथ अब कार्स फैशन और स्टेटस का सिंबल बन चुकी थी। लोगों के लिए अब लुक, स्पीड, माइलेज, मॉडर्न फीचर्स और डिजाइन भी मैटर करने लगा था, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट एम्बेसडर की सेल पर पड़ा। साल 1994 में हिंदुस्तान मोटर्स ने बढ़ते कंपटीशन से ऊपर उठने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला और जनरल मोटर्स के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर को साइन कर लिया। इसके अंदर ओपन सीरीज की कार्स को लॉन्च किया गया, लेकिन इस 5 सीटर कार में इतना स्पेस ही नहीं था कि 5 लोग आराम से बैठ सकें। साथ ही इसकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से इस कार को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी, जिस वजह से 1995 से लेकर 2005 तक ओपल की मात्र 6,812 यूनिट ही बिक पाई थी। यानी कि एक तो इसका जॉइंट वेंचर फेल हो चुका था, ऊपर से एम्बेसडर इनोवेशन से इतना दूर था कि मिड
90 तक वो अपनी कार्स में वही सेम इंजन का यूज कर रहा था जिसे ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन ने 1953 में डेवलप किया था। 17 फरवरी 1996 को इंडिपेंडेंट में पब्लिश भी हुआ था कि हिंदुस्तान मोटर्स कलकत्ता के R&D डिपार्टमेंट में 250 लोग काम करते हैं, लेकिन पिछले 25 साल से ये लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो सभी एम्बेसडर कार की डिजाइन फर्स्ट एम्बेसडर से काफी हद तक सिमिलर थे और इनकी लॉन्च हुई नई कार्स में भी किसी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोस्तों सही बात तो यह है कि जब तक इंडिया में एम्बेसडर एकमात्र ऑप्शन था तब तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फॉरेन ब्रांड्स के आते ही लोगों के पास अब ऑप्शन की कमी नहीं थी। ऐसे में वह आखिर कब तक एक ही तरह की कार की सवारी करते? ऐसे में 2014 के दौरान यह खबर आने लगी कि कंपनी ने अपने 240 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। साथ ही फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने वेस्ट बंगाल वाले उत्तरपारा के प्लांट को भी बंद करना पड़ रहा है। इन सभी परेशानियों के बीच 2017 में हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने एम्बेसडर ब्रांड को सिर्फ 80 करोड़ की कीमत में फ्रेंच मैन्युफैक्चरर फेवगार्ड को बेच दिया था, जो कि किंग ऑफ इंडियन रोड्स का एक बहुत ही दुखद अंत था। लेकिन 2022 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है। वो ब्यूट के साथ मिलकर एम्बेसडर को एक नए डिजाइन के साथ मार्केट में वापसी कराना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ही एडवांस स्टेज पर काम चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में एक बार फिर से 90s की तरह ये एम्बेसडर कार इंडियन रोड्स पर राज करती दिखे और टैक्सी या मंत्रियों की कार से हटकर अपनी एक अलग इमेज बना सके। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।